वाओ बेबी, इस शर्ट में तो तुम बहुत हॉट लग रहे हो। थैंक यू मेरी क्यूटी पाए। वैसे तुम भी कोई कम नहीं लग रही आज। यार इतनी हॉट बनकर भी मत आया करो ना। तुम्हारे कारण मैं काम में ध्यान बिल्कुल नहीं लगा पाता। बेचारा मेरा प्यारा बॉयफ्रेंड। रोहित अपनी बीवी पलक के साथ रहता है, लेकिन उसका अपनी ऑफिस की कलीग अमायरा के साथ अफेयर चल रहा होता है और वो दोनों दिन भर काम करते समय बस रोमांटिक बातें ही करते रहते हैं। यहाँ आओ ना बेबी, आज हम दोनों पास पास बैठेंगे। लेकिन मुझे सर ने दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा है, इसीलिए मुझे शिखा और अवनी के साथ ही बैठना पड़ेगा। अरे छोड़ो ना वो सब। सर अगर कुछ बोलेंगे तो देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए तुम मेरे पास आकर बैठो। ओके बेबी। वैसे तुम तो मानने वालों में से बिल्कुल नहीं हो, जिद्दी कही के। उन दोनों को साथ में देखकर उनके कलीग भी बहुत परेशान हो जाते हैं। यार इन दोनों ने तो ऑफिस को एक कपल पार्क बनाकर रख दिया है। जब देखो तब रोमांस करते रहते हैं। वही तो। अभी आज की ही बात देख लो। अपना प्रोजेक्ट छोड़कर सर की अनुमति के बगैर वहां अपने आशिक के पास चली गई ये लड़की, वो भी गुलू गुलू करने के लिए। बेवकूफ कही की। इन दोनों के इस लव लपाटे के कारण हमारे काम पर असर पड़ रहा है। सच में इतना बेशर्म आदमी है ये। मुझे तो पता ही नहीं था कि रोहित शादीशुदा है। क्या बात कर रही है तू? हाँ यार, बीवी के होते हुए भी ये यहाँ ऑफिस में आकर अपने कलीग के साथ चक्कर चला रहा है। बस बहुत हो गया अब। हमें ये सब जाकर सर को बताना ही होगा। अब जाकर ही सर कोई ठोस कदम उठाएंगे, वरना इनका तो ये लव लपेटा कभी खत्म नहीं होगा। फिर वो दोनों एम्प्लॉइज जाकर अपने बॉस को रोहित और अमायरा की शिकायत करते हैं, जिसके बाद बॉस उन दोनों को अपने कैबिन में बुलाकर बहुत डांट लगाता है। क्या ये सब बौखला गए हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अमायरा मेरी बस अच्छी दोस्त है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और मैं तो एक शादीशुदा आदमी हूँ। मेरी इतनी अच्छी बीवी है, उसके होते हुए भला मैं किसी गैर औरत पर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तो फिर सबको झूठ बोलकर क्या मिलने वाला है? वो सब मैं नहीं जानता सर, लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए। मैं एक शरीफ आदमी हूँ और मेरी इज्जत पर सवाल उठाया जा रहा है। और मेरी इज्जत पर भी सर। इनफ। मेरे पास इतना फालतू का समय बिल्कुल नहीं है जो मैं ऑफिस आवर्स में इन बेकार की बातों को लेकर बैठ जाऊं। मैंने खुद ने भी तुम दोनों को साथ में कई बार देखा है। और तो और मैं दिन भर सीसीटीवी कैमरा पर भी सब देखता रहता हूँ। इसलिए मेरा फैसला यही है कि तुम दोनों अलग अलग शिफ्ट टाइम पर आओगे, एक दिन में और एक नाइट में। अब ये तुम दोनों तय करो कि कौन कब आने वाला है। क्या? लेकिन सर, हमारी बात तो सुनिए। मुझे कोई बात नहीं सुननी। मैंने कह दिया सो कह दिया। अगर इस कंपनी में काम करना है तो जो कहा जाता है वही करो, वरना दरवाजे खुले हैं। तुम दोनों काम छोड़कर जा सकते हो। हुमायरा और रोहित अब दोनों असमंजस में पड़ जाते हैं और ना चाहकर भी उन दोनों को अलग अलग शिफ्ट टाइमिंग के लिए राजी होना ही पड़ता है। हुमायरा अपनी मर्जी से नाइट शिफ्ट चुनती है क्योंकि वो अकेली ही रहती है। वही रोहित डे शिफ्ट चुनता है और अब इस कारण के चलते वो दोनों एक दूसरे को मिल ही नहीं पाते। आई मिस यू बेबी। पहले हम दिन भर ऑफिस में एक दूसरे के साथ रहा करते थे, लेकिन अब तो अलग अलग शिफ्ट होने के कारण हमारा मिलना ही नहीं होता। मिस यू टू रोहित मेरी जान। अभी ब्रेक हुआ है मेरा, इसीलिए तुमसे बात करने आई हूँ। लेकिन ये ब्रेक भी 15 से 20 मिनट बाद खत्म हो जाएगा। ये सब उन नालायक कलीग के कारण हुआ है। ना तो वो जाकर सर को सब कुछ बताते और ना ही सर हमारा टाइमिंग शिफ्ट करते। क्या नाश हो उन लोगों का। हमारे प्यार के दुश्मन बन गए हैं। और नहीं तो क्या। अब तुम्हें और मुझे इस कंपनी से अच्छी जॉब और कहीं नहीं मिल सकती, इसीलिए ये जॉब करना हमारी मजबूरी है, वरना हम दोनों इसे फौरन छोड़ देते। वो तो है अमायरा। फिर अपना ख्याल रखना। मैं फोन साइड में ही रख रहा हूँ। तुम जब सुबह 4 बजे निकलोगी तब मुझे कॉल करना, मैं उठा लूंगा और तब हम दोनों फिर एक बार वीडियो कॉल पर बात करेंगे। ठीक है मेरी जान, बाय। उतने में वहां पर रोहित की बीवी पलक आ जाती है
ये सब क्या है पलक? तुमने इतनी छोटी नाइटी क्यों पहनी है, वो भी इतनी ठंड में? अरे मेरे बुद्धूपति, ये नाइटी मैंने तुम्हारे लिए पहनी है ताकि तुम और मैं आज की रात रंगीन बना दे। क्या? ना बाबा ना, मेरी पहले ही टाई टाई फिश हो चुकी है काम के कारण, और अब मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसा मत करो रोहित। तो तुम्हारा क्या नाटक चल रहा है पिछले 2 महीनों से? जवानी में ही बुढ़ापा आ गया है क्या तुम्हें? साथ में रोमांस करते हुए हमें कितने दिन हो गए हैं। चलो ना बेबी, प्लीज। ओफो पलक, मैंने कहा ना मेरी हालत अभी ठीक नहीं है, तो तुम मुझे समझकर क्यों नहीं लेती? अच्छा बाबा ठीक है, जाओ सो जाओ। अब पलक रोहित पर गुस्सा हो जाती है और वो भी कंबल ओढ़कर सो जाती है। फिर अगले दिन वो इस बारे में अपनी सास विनीता से बात करती है। ये क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही माँ जी, सच बोल रही हूँ। अरे पिछले कुछ दिनों से आपका लाडला सपूत बस अपनी ही दुनिया में रहता है। ना तो वो मुझे कोई कॉल करता है, ना ही मुझसे ठीक से बात करता है, और ना ही मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए कोई प्रयास भी करता है। ऐसा लगता है कि उसका किसी और पर दिल आ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बहू, मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है। वो ऐसा है ही नहीं जैसा कि तू उसे समझ रही है। किसी और लड़की की तरफ देखना तो दूर की बात है, वो उनके बारे में सोच भी नहीं सकता। तू ही कुछ ज्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ा रही है। हाँ हाँ, आप तो बस अपने बेटे की ही तरफदारी करोगी ना। आपको मेरा कहाँ कुछ दिखता है? एक बार मैंने कह दिया ना तुझसे, मेरा बेटा कामकाजी है और वो ये सब कभी नहीं कर सकता। वाकई में ऑफिस में काम का दबाव ज्यादा बढ़ गया होगा, इसीलिए वह थक जाता होगा और फिर तुझे वक्त नहीं दे पाता होगा। अरे तू भी उसे थोड़ा समझ कर लेना, बस बेवजह की गलत बातें सोच रही है। जाने दीजिए माँ जी, आपसे तो बात करना ही बेकार है। अरे मुझसे बात करना कोई बेकार नहीं है, बल्कि तू ही एक बेकार औरत है। अब जा, जाकर खाना बना। बड़ी आई मेरे भोले से बेटे पर शक करने वाली। ये दिमाग में दुनिया भर का गंद भरा पड़ा है और दूसरों में कमियां निकाल रही है। निकम्मी कहीं की। पलक गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है। वही दूसरी तरफ रोहित और अमायरा अब केवल छुट्टी के दिन ही एक दूसरे को मिल पाते हैं। आज मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही है। हमें पिछली बार मिले हुए सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है, लेकिन ये एक हफ्ता 1 साल के बराबर था मेरे लिए। हाँ बेबी, मेरे लिए भी ये 1 साल के बराबर ही था। लेकिन आज हम दोनों जम के घूमेंगे फिरेंगे और ऐश करेंगे। तेल लेने गई है दुनिया। हाँ बेबी, वो तो है। फिर वो दोनों घूमने चले जाते हैं और दूसरी तरफ बाजार में पलक को रोहित का दोस्त अद्वैत मिलता है। अरे अद्वैत भाई, आप यहाँ पर? जी भाभी, कैसी हो आप? और मेरा जिगरी यार रोहित कैसा है? सब ठीक है भाई, लेकिन आप यहाँ पर कैसे? रोहित ने तो आज सुबह ही कहा था कि आज मेरा छुट्टी का दिन है और अद्वैत का जन्मदिन भी, इसीलिए सारे दोस्त यार मिलकर हम कहीं दूर घूमने जा रहे हैं। क्या? नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आज तो मेरा जन्मदिन है ही नहीं, और मेरी रोहित से तो पिछले 2 महीनों से बात भी नहीं हुई। ठीक है अद्वैत भाई, देखती हूँ मैं। फिर अद्वैत वहां से चला जाता है। अगर रोहित अद्वैत के साथ नहीं है तो फिर आज छुट्टी के दिन वो कहाँ पर चला गया होगा? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना अगर रोहित सच्चा होता तो वह झूठ बोलकर नहीं जाता मुझसे। पलक अब रोहित को फोन पे फोन करने लगती है, लेकिन रोहित उसे उठाता ही नहीं। इसीलिए पलक घर जाकर अपनी सास विनीता को सब कुछ बताती है। क्या? अब बोलिए माँ जी, क्या बोलना चाहोगे आप अपने भोले से बेटे के लिए? ना जाने कहाँ जाकर वो गुल खिला रहा होगा। तमीज से बात कर बहू, मैं अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती, समझी ना? अरे अगर आपका बेटा इतना ही दूध का धुला हुआ है तो उसने मुझसे झूठ क्यों कहा? एक तो हफ्ते भर ऑफिस से थक हार कर आता है और मुझसे 2 मिनट के लिए भी बात नहीं करता और सीधे बिस्तर पर लुढ़क जाता है। हफ्ते में बस एक ही दिन मिलता है जब उसे छुट्टी होती है, और उसमें भी वो बाहर गया है, और वो भी झूठ बोलकर गया है। कितना गलत किया है रोहित ने, आप भी जरा सोचिए ना।
रुक जा, ज्यादा चिड़चिड़ मत कर। मैं अभी उसे फोन मिलाती हूँ और देखना, वो मेरा फोन जरूर उठाएगा। फिर विनीता रोहित को कॉल करती है और तभी वो अमायरा के साथ प्यार भरा समय बिता रहा होता है। रोहित बेबी, फोन साइड में रख दो ना। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आज के दिन तुम अपना फोन ही बंद कर दो, वरना तुम्हारी ये पागल बेबी लगातार फोन कर करके हमारा आज का दिन खराब ही कर देगी। अरे नहीं बेबी, ये मेरी बीबी का फोन नहीं है, बल्कि माँ का फोन आ रहा है। ओफो बेबी, माँ का हो या फिर बीबी का हो, जिसका भी हो, कट करके साइड में रख दो फोन। एक तो पहले ही कितनी मुश्किल से समय मिला है और उसमें भी ये लोग अपनी टांग अड़ा रहे हैं। रख दो फोन साइड में। नहीं मेरी जान, एक बार के लिए तो मैं पलक का कॉल नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ का नहीं, वरना वो मुझ पर बहुत चिल्लाएगी। क्या? हाँ बेबी, मेरी माँ आज भी मुझे झाड़ू से मारती है, वो भी बदन लाल होने तक। इसलिए मुझे उनसे डर कर रहना पड़ता है। वो मुझसे जितना प्यार करती है उतनी ही सजा भी देती है, इसीलिए मुझे ये फोन उठाना ही पड़ेगा। अरे यार, अमायरा अब अपना सर पकड़ लेती है। हाँ माँ, बोलिए ना। क्यों रे लुक्के, तुझे कोई अकल वकल है कि नहीं? तेरी बीवी तुझे कब से फोन पे फोन किए जा रही है, तो तू उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा? हाथों में मेहंदी लगाई है या फिर आंखों में तेल गया है तेरे? नालायक कहीं का। माफी चाहता हूँ माँ, वो मैं अपने दोस्त के पास आया था ना, उसका जन्मदिन है आज, तो दोस्तों के बीच मैंने पलक का कॉल देखा ही नहीं। अभी फ्री हुआ तो आपका कॉल देखा, इसीलिए उठा लिया। अरे ऐसे कौन से दोस्त के जन्मदिन में गया है तू? तू अपनी बीबी को उल्लू बना सकता है, लेकिन अपनी माँ को नहीं, समझा ना? अरे बहू जब बाजार गई थी तभी वो तेरे दोस्त अद्वैत से मिली थी और अद्वैत ने कहा कि आज उसका जन्मदिन है ही नहीं और ना ही उसकी तुझसे 2 महीनों से बातचीत भी हुई है। क्या? देख रोहित, तू जहाँ कहीं भी है चुपचाप घर पे आ जा, वरना आज तो मैं तेरा कचुम्बर ही बना के रहूंगी। रोहित अब बहुत डर जाता है और वो ये सारी बातें अमायरा को बताता है। ओह गॉड, अब क्या होगा? अब क्या, अब तो मुझे घर जाना ही पड़ेगा, वरना अगर माँ का बस चला तो वो मेरा बोरिया बिस्तर बांधकर मुझे घर से ही बाहर निकाल देगी। इस अद्वैत की तो ऐसी की तैसी। अगर उसने झूठ बोल दिया होता तो आज मैं बच जाता। मेरी ही गलती है, मुझे उस उल्लू के पट्टे अद्वैत का नाम लेना ही नहीं चाहिए था। खैर, सॉरी जान, लेकिन अभी मुझे निकलना होगा। रोहित अब घर चला जाता है और वहां पर उसे पलक और विनीता खूब सुनाती है। बता मुझे, क्यों झूठ बोला तूने? मैं कह रही हूँ माँ जी, इसका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा होगा, इसलिए ये आदमी ज्यादातर बाहर ही रहता है और घर पर मुझे कोई भाव भी नहीं देता। अपना मुंह बंद कर बहू, मैं कर रही हूँ ना इससे बात। अरे माँ, मैंने झूठ नहीं बोला है, बस मैंने गलत नाम बोल दिया, जल्दबाजी में था ना, शायद इसीलिए ऐसे हो गया। आज अद्वैत का नहीं, गिरीश का जन्मदिन था। आप चाहो तो गिरीश से बात कर लो। क्या? ठीक है, करा हमारी गिरीश से बात। रोहित ने पहले से ही अपने दोस्त गिरीश को झूठ बोल के कह दिया होता है, इसलिए जब विनीता गिरीश को कॉल करती है तभी गिरीश हाँ बोल देता है। अगर तुम इतना ही सच बोल रहे हो तो फिर हमें फोटो दिखाओ, कहाँ पर है तुम्हारी फोटोज? बस बहू, अब तेरा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मेरे बेटे ने कह दिया ना कि उसने जल्दबाजी में गलत नाम बोल दिया, और अभी हमने गिरीश से भी बात कर ली है, तो फिर तुझे क्या दिक्कत हो रही है? जा बेटा, तू जाकर आराम कर ले, थक गया होगा ना। हाँ माँ, वो तो है, लेकिन माँ जी। इस तरह से रोहित बाल बाल बच जाता है। अब ऐसे ही पलक और विनीता के खौफ के कारण रोहित घर में रहते हुए भी अमायरा से कॉल पर बात कर ही नहीं पाता और उसे छुट्टी के दिन भी ज्यादा समय नहीं दे पाता। हर तरफ से कोई ना कोई अमायरा और मेरे प्यार के बीच आ रहा है, लेकिन अब बस, अब मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है और इस प्लान से अमायरा हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहने आ जाएगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले
और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तुम होते तो कैसा होता, तुम ये कहते, तुम वो कहते, तुम इस बात पे हैरान होते, तुम उस बात पे कितने हंसते। तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। मैं रेखा, जमाने ने मुझे जी भर के प्यार दिया, लेकिन इस रेखा को जिस प्यार की तलाश थी वो तलाश कभी पूरी हुई ही नहीं। कई लोग आए, कई लोग गए, लेकिन उनमें से एक वो खास थे और हमेशा रहेंगे। अमित, मेरी और उनकी प्रेम कहानी जिसका उन्होंने कभी बयान नहीं दिया, लेकिन मैं आज तक उन्हीं की यादों के सहारे जी रही हूँ। आज भी हर एक किस्सा याद बनकर मेरे दिल में समाया हुआ है। ये बात है 1970 के दौर की। रेखा फिल्म इंडस्ट्री में 1970 के दौर में इतनी प्रसिद्ध नहीं थी। अगर वो सुर्खियों में भी थी तो केवल अपने बोल्ड स्टेटमेंट के लिए और अलग अलग हीरोज के साथ जुड़े हुए रिश्तों के लिए। वो चाहती थी तो बस एक अच्छा हमसफर जो उसे बेइंतहा प्यार करे। रेखा और जया दोनों अच्छी सहेलियां थी और एक ही अपार्टमेंट में रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन, ये ड्रेस तुम पर काफी जच रही है जया। शुक्रिया अमित। अरे जया, तुम? अरे रेखा, ओ, तो ये है वो जनाब जिन्होंने तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना ली है। क्या तुम भी रेखा? नमस्ते अमिताभ सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। नमस्ते रेखा, प्लीज मुझे सर मत बुलाओ। जया ने बताया कि तुम और वो अच्छी सहेलियां हो, इसीलिए अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड को तुम सर कह के बुलाओगे क्या? हाँ। हाँ, सो तो है। जया हमेशा मेरी दीदी भाई रहेगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों दीदी भाई? हाँ रेखा, तुम जल्दी घर पर मिलती नहीं हो, पता नहीं कहाँ गायब रहती हो, लेकिन अब जब मिली हो तो चलो तीनों साथ में मिलकर कॉफी पीते हैं। अरे नहीं जया, फिर कभी। अभी मुझे कुछ काम है इसीलिए। ओके बाय। गॉड ब्लेस यू बोथ। शुक्रिया रेखा, ध्यान से जाओ। जया और अमित दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों ने अपने परिवार की सहमति से 1973 में शादी भी कर ली। शादी के ठीक 1 साल बाद उन्हें एक प्यारी सी बेटी हुई जिसका नाम श्वेता रखा गया। अरे मेरी गुड़िया रानी, वैसे अमित, इसकी नाक बिल्कुल तुम पर गई है, देखो तो। बिल्कुल सही कहा आपने जी। श्वेता के आने से अमित के माता पिता हरिवंश और तेजी बहुत खुश थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वही रेखा भी अपनी माँ पुष्पावली और सारे भाई बहनों के साथ रहा करती थी। फिर साल 1976 में एक सुबह, अरे क्या हुआ रेखा, तुम इतनी चिंता में क्यों लग रही हो? अरे अम्मा, वो ना, मुझे अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म ऑफर हुई है। द अमिताभ बच्चन, जया के पति। क्या? अरे मैं जानती हूँ उसे, आज के दौर का सबसे बड़ा स्टार है वो। मैं तुझे बता नहीं सकती बेटा कि आज मैं कितनी खुश हूँ। बधाई हो बेटा। शुक्रिया माँ। फिल्म का नाम दो अनजाने है और अगले हफ्ते से ही शूटिंग शुरू होने वाली है। क्या बात है। लेकिन अम्मा, मुझे ना बहुत घबराहट महसूस हो रही है। मतलब अमित एक पेड़ की तरह है और मैं उस पेड़ का बस एक पन्ना हूँ। मैं उनके सामने एक्टिंग कैसे कर पाऊंगी? अरे सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, देखना तू। मेरा और ऊपर वाले का आशीर्वाद है तेरे साथ। हाँ माँ, शुक्रिया। पुष्पावली भी साउथ की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी और रेखा उसकी और जेमिनी गणेशन की नाजायज औलाद थी, जिस कारण रेखा को पिता का प्यार कभी मिला ही नहीं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और रेखा और अमित
दोनों एक दूसरे को दो अनजाने के सेट पर मिलते हैं। शूटिंग होती है और इस बीच में उन दोनों को एक दूसरे के प्रति एक अलग सा महसूस होने लगता है। आउच! अरे क्या हुआ रेखा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ अमित, कुछ दिनों पहले मुझे इसी हाथ पर हल्की सी चोट लगी थी और अब वापस वहीं पर ठेस लग गई। क्या तुम भी रेखा, जरा ध्यान दिया करो ना। हाँ अमित, वैसे जया कैसी है? अब तो वो दूसरी बार माँ बनने वाली है ना? हाँ रेखा, वो ठीक है। अब बस कुछ ही महीनों की बात है, फिर हमारी दूसरी संतान इस दुनिया में आ जाएगी। लेकिन काफी टाइम हो गया है, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैं भी अपनी जिंदगी में थोड़ी उलझी हुई थी। वैसे मैंने उससे बात की थी बीच में, पर अब उससे मिलने भी वाली हूँ। चलो अच्छा है, तुमसे मिलके उसे और अच्छा लगेगा। आखिर तुम दोनों की पुरानी दोस्ती जो ठहरी। हाँ अमित, वो तो है। शूटिंग के दौरान रेखा को अमित के काम को देखकर काफी प्रेरणा मिलती है और वो अपने आप पर भी ध्यान देना शुरू कर देती है। अपनी सेहत, अपनी सुंदरता और अपने काम को वो काफी बेहतरीन तरीके से ठीक करती है। वक्त के साथ साथ अब रेखा और अमित दोनों के दिलों के तार जुड़ने लगते हैं और ऐसे ही एक दिन लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। रेखा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ अमित, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ना जाने ये प्यार कैसे और कब और क्यों हुआ, लेकिन अब जो भी हो, बस तुम ही हो। उस दिन रेखा और अमित दोनों सीन में डायलॉग नहीं, बल्कि असल में अपने दिलों का हाल बयां करते हैं। कट! अरे ये क्या है रेखा, तुम्हें ये कहना था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन तुमने कुछ और ही कह दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? और तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? ओह नो, मुझे माफ कर दीजिए सर, लेकिन अगले टेक में मैं ध्यान दूंगी और ऐसी गलती कभी नहीं होगी। फिर उस दिन शूटिंग के बाद, रेखा, तुमने आज जो सीन में गलती से कहा, वो सच में तुमने गलती से कहा या वो बात तुम्हारे दिल से निकली थी? तुम सच सुनना चाहते हो अमित? हाँ रेखा। हाँ अमित, वो बात दिल से निकली थी। मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मुझे माफ कर दो। ये एहसास मैं अपने दिल में दबा कर नहीं रख सकती। रेखा, मेरी आंखों में देखो। सच कहूँ तो जो बात मैंने भी सीन करते वक्त कही थी, वो बात भी मेरे दिल से ही निकली थी। क्या? हाँ रेखा, आई लव यू और मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन अमित, तुम जया के पति हो, 2 बच्चे के बाप बनने वाले हो और शादीशुदा होने के बावजूद भी। नहीं नहीं, ये झूठ है और तुम झूठ बोल रहे हो। तुम जया से बेशुमार प्यार करते हो और मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम दोनों के प्यार को। हाँ ये सच है रेखा कि मैं जया से प्यार करता था, लेकिन अब वो प्यार प्यार नहीं रहा। पता नहीं क्यों, लेकिन अब वो शादी में बस मुझे अपनी जिम्मेदारी ही दिखाई देती है। एक पति और एक पिता होने की जिम्मेदारी, और कुछ नहीं। मुझ पर भरोसा करो रेखा, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। हमेशा से मैंने प्यार में ठोकर ही खाई है और जिंदगी में हर रिश्ते में मुझे धोखा मिला है, सिवाय मेरी माँ के। लेकिन पहली बार किसी ने मुझे दिल से प्यार किया है। इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी किसी ने मुझे स्वीकारा है। शुक्रिया अमित। रेखा और अमित दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह खो चुके थे और अब वो दोनों एक दूसरे को छुप छुप कर मिलने लगते हैं। हम ये कहाँ जा रहे हैं अमित? और किसी ने हमें साथ में देख लिया तो? नहीं रेखा, घबराओ मत, कोई भी हमें देख नहीं पाएगा, क्योंकि ये मेरे करीबी दोस्त का बंगला है और अब से हम यही मिला करेंगे। ठीक है अमित, जैसा तुम कहो। वक्त बीतता गया और उन दोनों का प्यार और गहरा होते गया। वही 9 महीने पूरे होने पर जया और अमित को एक बेटा हुआ, जिसका नाम बाद में अभिषेक रखा गया। 2 अनजाने रिलीज हुई और उसकी तरक्की के बाद फिल्म इंडस्ट्री में रेखा और अमित को सुपरहिट जोड़ी के नाम से जाना गया। फिर एक दिन
आज इतने लंबे समय के बाद अमित और मैं बाहर घूमने जा रहे हैं, ऐसी जगह जहां हमारे आसपास केवल पेड़ पौधे और झरने ही होंगे और कोई नहीं। आने वाले 5 दिन मेरे जिंदगी के सबसे यादगार दिन होने वाले हैं, क्योंकि ये ट्रिप हमारी पहली ट्रिप जो होगी। लेकिन लेट होने पर जब रेखा अमित को कॉल करती है तभी, शुक्र है तुमने फोन उठा लिया। पिछले 2 घंटों से मैं तैयार होकर बैठी हूँ अमित, कहाँ रह गए तुम? तुमने तो कहा था कि मैं निकलते वक्त तुम्हें फोन करूंगा और तुम सीधे मुझे तुम्हारे दोस्त के बंगले पर मिलना, लेकिन अब तक तो मैं घर पर ही हूँ अमित। आई एम सॉरी रेखा, लेकिन आज हम कहीं नहीं जा पाएंगे। वो अभिषेक की तबीयत थोड़ी खराब सी हो चुकी है, इसीलिए जया और बाबूजी ये कह रहे हैं कि मैं उसके पास ही रुकूं। क्या? हे भगवान, कोई बात नहीं अमित, तुम अभिषेक का ध्यान रखो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारा उसके पास होना बहुत जरूरी है। हाँ रेखा, तुमने सही कहा और मेरी मुश्किल को समझने के लिए शुक्रिया रेखा। ओफो अमित, क्या तुम भी? लेकिन कॉल कट करने के बाद रेखा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कितने अरमान सजाए थे मैंने, हर बार हमें छुप छुप कर, डर डर कर मिलना पड़ता है। खुलकर बातें करने वाली थी मैं, हम एक साथ खाना खाते, गाना गाते, मैं एक बीवी की तरह तुम्हें सुबह उठाती और तुम्हें चाय देती। क्या आलम होता वो अगर हम 5 दिनों के लिए वहां जाते। खैर, आज नहीं तो कल से ही मुझे ये बात समझनी ही होगी। वो अब 2 बच्चों का पिता है और उसका अपना एक परिवार भी है। रेखा ने खुद को समझाया और खुद ही अपने आंसू पोंछने लगी। फिर कुछ दिनों बाद अचानक से उन दोनों के छुपकर मिलने की खबरें सुर्खियां बटोरने लगी और सभी लोग ये सोचने लगे कि अमित और रेखा दोनों का अफेयर शुरू हो चुका है। और ये सब जब अमित के घर वालों ने पढ़ा तभी, ये सब क्या है अमित? अखबार में साफ साफ लिखा गया है कि कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने तुम्हें और रेखा को छुपकर मिलते हुए देखा है। वो भी ऐसे वैसे तरीकों से नहीं, बल्कि एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह। क्या? इसीलिए तो ज्यादातर समय बाहर ही रहता है। जब से 2 अनजाने में तूने उस रेखा के साथ काम शुरू किया है, तेरा तो घर पर ध्यान ही नहीं रहा और अब भी नहीं है। अरे 2 बच्चों के बाप बन चुके हो तुम, और ये सब करते हुए तुम्हें शोभा देता है क्या? ओ गॉड जया, आप दोनों ये सब क्या कह रही हो? अरे मैंने उस लड़की से ठीक से बात तक नहीं की है, तो मैं उससे छुपके कैसे मिलूंगा? ये सब मीडिया वालों की चाल है, दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। बाबूजी आप तो मुझ पर विश्वास कीजिए, शायद अमित सही कह रहा है। आए दिन मीडिया वाले यही करते हैं। अमित के अलावा और ऐसे कई सारे अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं जिनके नाम उनके को स्टार के साथ जोड़े गए हैं। और अब 2 अनजाने के बाद अमित और रेखा की जोड़ी सुपरहिट हो चुकी है, इसीलिए मीडिया को अच्छी तरह से पता है कि इनके नाम से कुछ मिर्च मसाला लगाकर आर्टिकल छापेंगे तो बवाल तो होगा ही होगा। आ जया, मैं सच कह रहा हूं, प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है अमित, भगवान करे ये खबर सच ना हो। खैर, श्वेता के स्कूल में कल एनुअल डे है और हम दोनों को वहां पर जाना होगा। आ जया, हम दोनों पक्का जाएंगे। इस तरह अमित घर पर हो रहे झगड़े को संभाल लेता है। वही रेखा के घर पर। रेखा, ये सब में क्या पढ़ रही हो? तू और अमित, ये सब सरासर झूठ है माँ। अब मीडिया वाले कैसे होते हैं ये तो आप जानती ही हो ना। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूंगी कि जो गलतियां तूने अपने अतीत में की है उन्हें फिर से मत दोहरा और अपने करियर पर ध्यान दे। बाकी सबके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। हाँ माँ, मैं समझ गई। फिर 1978 में आई फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान ब्रेक टाइम में 2 क्रू मेंबर्स आपस में बतिया रहे होते हैं। अरे तू बिल्कुल सही कह रहा है, ये रेखा तो अमित के साथ काम करने के बाद ही हिट हुई है और अब उसका सहारा लेकर आगे जा रही है। वही तो,
उसे बाकी आदमियों की तरह ही अपने प्यार के जाल में फंसाएगी वो। बस सबका घर तोड़ने में माहिर है, बेशरम कही के। अरे आज की तारीख में वो अमित के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन उनकी ये सारी बातें अमित सुन लेता है और उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत! तुमने रेखा के बारे में ये सब कहा भी कैसे? फिर अमित उन दोनों आदमियों को बड़ी ही बेरहमी से मारता है और सभी अमित का ये रूप देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसका गुस्सा किसी मामूली दोस्त की तरह नहीं बल्कि एक आशिक की तरह निकल रहा था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अरे माँ, आप यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? आप तो भैया के साथ अपनी दांत की अपॉइंटमेंट के लिए जाने वाली थी ना, तो फिर क्या हुआ? अरे कहाँ निधि बिटिया, तेरा भैया तो गया है भाभी के साथ कहीं घूमने। अब शादी के बाद उसे अपनी माँ की थोड़ी ना कुछ पड़ी है। क्या? ये भैया भी ना? सच में? लेकिन आप फिक्र मत करो माँ, मैं आज अपने क्लासेस नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं आपको क्लिनिक लेकर जाऊंगी। चलिए माँ। फिर निधि कांता को दांत के डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाती है। और फिर रात में जब दीपिका और कार्तिक घूमकर वापस घर लौटते हैं, तभी निधि और कांता दोनों मिलकर कार्तिक और दीपिका को बहुत सुनाते हैं। लेकिन माँ। अरे चुप हो जा मुन्ना, तुझे अच्छी तरह से पता है कि हर 15 दिन में मुझे दांत के दवाखाने में जाना होता है, लेकिन उसके बाद भी तू नहीं आया। अरे कैसे आता वो? उन्हें भाभी के साथ घूमने जो जाना था। अरे निधि, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में भूल गया था कि आज आपकी अपॉइंटमेंट थी। अच्छा जी, माँ को बराबर से भूल गए, लेकिन भाभी के साथ घूमने जाना बराबर याद रहा। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। फिर उनकी आवाज सुनकर मनोहर वहां आता है। अरे बस करो, क्यों उसे इतना सुना रहे हो? अब शादी के बाद इसकी जिम्मेदारियां भी तो बढ़ चुकी है ना, आखिर क्या क्या संभालेगा ये? माँ प्लीज माफ कर दो ना मुझे, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। समझ सकती हूँ मैं, कोई बात नहीं, बुरा लगा इसलिए कह दिया तुझे। फिर एक दिन जब कार्तिक को छुट्टी होती है, तभी वो दिन भर बस अपने कमरे में ही रहता है और शाम को बाहर हॉल में आता है। आज का मौसम कितना सुंदर है ना माँ, सच में बहुत मजा आ रहा है। अरे चुप बैठ तू, बात ही मत कर मुझसे तो। अरे अब क्या हो गया माँ? अब क्या हो गया का क्या मतलब है? सुबह से शाम हो गई है, लेकिन तू अभी अपने कमरे से बाहर निकला है। तुझे तो बस अपनी बीवी की ही पड़ी है। ऐसा नहीं कि छुट्टी का दिन है तो मिलजुल कर अपने परिवार के साथ बिताए। ओफो माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिन भर में मैं आराम ही कर रहा था और दीपिका भी अपना काम निपटा कर आराम ही कर रही थी। जाने दे, मैं मंदिर जा रही हूँ। अरे माँ, मेरी पूरी बात तो सुनो। लेकिन कांता वहां से चली जाती है और यह सब देखकर मनोहर भी चिंता में पड़ जाता है। फिर एक दिन, अरे दीपिका, आज खाने में क्या बनाया है तुमने? आज तो मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो यार। आज मैंने लौकी की सब्जी बनाई है। अरे वाह, क्या बात है। वाह भैया, जब माँ लौकी की सब्जी बनाती थी तभी आप कितने नखरे करते थे, और आज भाभी ने जब वही सब्जी बनाई है तो आपको कितनी खुशी हो रही है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है निधि, अब समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। कल तक मुझे पनीर बहुत पसंद था और आज मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। वैसे ही कल तक मुझे लौकी की सब्जी खास पसंद नहीं थी, पर अब मैं इसे खा लेता हूँ। खैर मुझे क्या, मैं तो बस आपके दिन ब दिन बदलते बर्ताव को देखकर बहुत हैरान रह जाती हूँ भैया। निधि, कम से कम खाना खाते समय तो चुपचाप रहो, जब देखो तब दादी अम्मा बनती रहती हो। लेकिन पापा। चुप, एकदम चुप। जो कहना है खाना खाने के बाद कहो, समझी कि नहीं? इस तरह से मनोहर निधि को चुप करा देता है।
देखा ना माँ आपने, कैसे मुझे पापा ने डांट दिया। भाभी अब भैया के साथ साथ पापा को भी हमसे दूर कर रही है। सच में माँ, भाभी बहुत बुरी है। लेकिन मैं उसे उसके मंसूबे में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अपने बेटे को अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगी। फिर रात में कार्तिक, माँ और निधि हमेशा मुझसे इतनी कटी कटी क्यों रहती है? वो तो ये समझती है कि मैं तुम्हें उनसे दूर कर रही हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वो इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि तुम अब शादीशुदा हो? तुम फिक्र मत करो दीपिका, ये सब नया नया है, इसीलिए उन्हें इस वातावरण को अपनाने में थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन तुम देखना, वक्त के साथ साथ वो दोनों भी समझ जाएंगे। हाँ कार्तिक, उम्मीद तो अब यही है। लेकिन कांता तो दीपिका पर 24 घंटे गुस्सा ही करती रहती है। ये देखिए माँ जी, मैंने आपके लिए नई पर्स लाई है। अब जब आप अपनी सहेलियों के पास जाओगी ना, तब ये पर्स अपने साथ लेकर जाना। ये आप पर बहुत अच्छी लगेगी। नहीं चाहिए मुझे कोई पर्स वर्स। चली जा मेरे नजरों से दूर। मेरे तो भाग ही फूटे हैं जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली। अरे माँ जी, आखिर आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करती हो? बचपन से लेकर आज तक कार्तिक को आपने ही संभाला है ना। लेकिन अब उसकी शादी हो गई है तो उसने थोड़ा वक्त मेरे साथ बिता लिया, तो उसमें क्या बुरा है माँ जी? और आप इतनी कठोर कैसे हो सकती हो जो अपने बेटे की ही खुशी आप नहीं देख पा रही? तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे और निकल जा यहाँ से। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू कितनी बड़ी चालबाज है। दीपिका उदास होकर वहां से चली जाती है और तभी वहां पर मनोहर आता है। अरे कांता, ये तुम क्या कह रही हो? आखिर मुन्ना की मुश्किलें तुम क्यों बढ़ा रही हो? अब उसकी शादी हो गई है और उसे अपनी बीवी के साथ भी वक्त बिताना जरूरी है। अरे वो सब समझती हूँ मैं, लेकिन इतना भी क्या अपनी बीवी के साथ वक्त बिताता है कि अपनी माँ के लिए भी वक्त ना निकाल पाए? और आप उसकी ज्यादा तरफदारी मत करो। ये सब उस दीपिका के कारण ही हो रहा है। अरे बहू तो अपने परिवार को जोड़कर रखती है, लेकिन मेरी ये नालायक बहू परिवार को तोड़कर ही रहेगी। इतना बोलकर कांता वहां से चली जाती है। हे भगवान, अब इस कांता को कौन समझाएगा? बेचारा मेरा मुन्ना माँ और बीवी के बीच में ये बुरी तरह पिस रहा है। ऐसे ही एक रोज जब कांता अपनी सहेली बिंदु के पास जाती है, तभी हाँ बेटा, सब ठीक है। ना ना ना, अभी तक तो किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन अगर होगी ना तो मैं सबसे पहले तुझे ही फोन करूंगी। हाँ बेटा, अपना और बहू का ख्याल रखना और खूब मजे करना। चल ठीक है, रखती हूँ मैं फोन। क्या बात है बिंदु बहन, बेटे का फोन आया था क्या? हाँ कांता बहन, वो मेरा बेटा और बहू केरला गए हैं ना घूमने, तो वो वहां से मुझे 4-4 बार फोन करता है और पूछता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। अरे वाह, ऐसा है क्या? हाँ कांता बहन, बहुत ख्याल रखता है वो मेरा। बीवी के साथ घूमने गया है, लेकिन फिर भी अपने बेटे होने की जिम्मेदारी पूरी तरह निभाता है वो। सच में बिंदु बहन, बहुत अच्छा है तुम्हारा बेटा। और एक मेरा बेटा है जो बहू के आने के बाद में मुझसे तो वो दूर ही हो चुका है। जहाँ एक वक्त पर वो दिन रात मेरा इतना ख्याल रखता था, लेकिन आज देखो, आज तो वो जोरू का गुलाम बना बेटा है। अरे कांता बहन, तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? हर घर की बहू मेरी बहू के जैसी तो नहीं हो सकती ना। अरे आजकल की लड़कियां तो ऐसी ही होती है, लड़के को अपने प्यार में फंसाकर अपने ही परिवार से दूर कर देती है। हाँ बिंदु बहन, मुझे भी इसी बात का डर है। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन, अरे माँ, आपका जन्मदिन आने वाला है। चलिए, आप और मैं मिलकर साड़ी के शोरूम में खरीदारी करने जाएंगे। आपको वो बनारसी साड़ी चाहिए थी ना, तो तय रहा, इस बार जन्मदिन पर आप वही साड़ी पहनोगी। अरे नहीं बेटा,
मेरे पास बहुत सी साड़ियाँ पड़ी है, मैं उन्हीं में से एक पहन लूंगी। वैसे भी इस बार मुझे जन्मदिन मनाने का कुछ खास मन नहीं है। नहीं माँ, आपको मेरे साथ चलना ही होगा, आपको मेरी कसम। लेकिन मुन्ना। चलो ना माँ, मैंने कह ही दिया ना आपको, अब जल्दी से चलिए। फिर कांता को कार्तिक के साथ खरीदारी करने जाना ही पड़ता है। वाह माँ, कितनी कमाल की साड़ी है ये, आप इसे ही खरीदिए। हाँ मुन्ना, तू सही कह रहा है। एक तू ही है जिसे मेरी पसंद के बारे में सब पता है। वो तो है माँ। अब यहाँ से चलकर हम दोनों वो मनमोहन भोजन भंडार में जाएंगे। वहाँ की पाव भाजी आपको बहुत पसंद है ना, आज हम वही खाएंगे। अरे वाह, पाव भाजी का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। चल बेटा, जल्दी चलते हैं। कार्तिक अपनी माँ के साथ पूरा दिन बड़ी खुशी से बिताता है। और इस बीच जब दीपिका कार्तिक को फोन करती है, तभी वो उसका फोन उठाता ही नहीं। फिर घर आने के बाद, अरे माना कि तुम अपनी माँ के साथ बाहर थे, लेकिन एक बार मेरा फोन उठाने में क्या चाहता। उस वक्त मैं अपनी सहेली के साथ ही थी और मैंने उसे कहा था कि तुम मेरी बात एक बार में ही मान जाते हो, लेकिन तुमने तो मेरा फोन भी नहीं उठाया। तो बात मानने की बात तो दूर की बात है। और तुम्हारे इस बर्ताव के कारण मेरी सहेली के नजर में मेरी इज्जत पूरी तरह उतर गई। अरे बाबा, लेकिन मैं कब से कह रहा हूँ तुम्हें, मेरा फोन साइलेंट पर था। अब माँ के साथ में इतने दिनों बाद गया था, इसीलिए मैंने फोन चेक ही नहीं किया। अब तुम तो मुझसे बात ही मत करो कार्तिक। जाकर अपनी माँ की ही सेवा करो। आज तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। अरे पर दीपिका, रुको तो। फिर दीपिका वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। हे ऊपर वाले, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। एक को खुश करने जाता हूँ तो दूसरा दुखी हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। दिन ब दिन अब कार्तिक माँ और बीवी के बीच में बढ़ते ही जाता है। ऐसे ही एक सुबह, कार्तिक आज मुझे माँ के पास जाना है, तो मुझे तुम आधे रास्ते तक छोड़ दो, फिर वहां से मैं चली जाऊंगी। अरे दीपिका, दरअसल निधि को भी उसके दोस्तों के साथ बाहर जाना है, इसीलिए मुझे उसे भी छोड़ना है। और तुम्हारा मायका अलग रास्ते में पड़ता है और उसे जहाँ छोड़ना है वो रास्ता अलग है। और निधि ने तो मुझसे कल ही कहा था, इसीलिए अब मुझे उसे छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जाओ, अपनी बहन को ही छोड़ो तुम। मैं चली जाऊंगी टैक्सी से। और हाँ, दिन भर मुझे फोन मत करना। शादी के बाद पति पत्नी में प्यार बढ़ता है, लेकिन यहाँ तो हमारी शादी को आधा साल भी नहीं हुआ है और हमारे बीच में प्यार बढ़ने की जगह पर दूरियां आ रही है। आए दिन तुम मेरा दिल दुखाते जा रहे हो कार्तिक। अरे दीपिका, अब तुम माँ की तरह बातें मत करो यार। मुझे देर हो रही है, रात तक वापस आ जाऊंगी मैं। इतना कहकर दीपिका वहां से चली जाती है और कार्तिक अपना सर पकड़ लेता है। फिर एक रोज, अरे मुन्ना, मुझे बनारस जाना है अपनी बहन से मिलने, इसीलिए तू मेरी टिकट निकलवा दे। ठीक है माँ, मैं अभी आपकी टिकट निकलवाता हूँ। वैसे एसी वाली ट्रेन की निकालूं या नॉन एसी वाली? ठंडी के दिन है ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अरे क्या भैया, आप भी, आप और भाभी हनीमून के लिए फ्लाइट में गए थे ना, और अब जब माँ को बनारस जाना है तो आप उन्हें ट्रेन से भेज रहे हो। माँ को भी तो हवाई जहाज से भेजो ना। आखिर ये भेदभाव आप क्यों कर रहे हो? अरे इसमें कैसा भेदभाव हुआ निधि? फालतू में आग में घी डालने का काम बंद करो। और माँ जी हमेशा ट्रेन से ही सफर करती आ रही है, और अब उन्हें इस उम्र में हवाई जहाज से भेजना सही नहीं रहेगा। कार्तिक को भी उनकी चिंता है, इसीलिए वो उन्हें ट्रेन से भेज रहा है। अरे चुप रहो भाभी, आप जितनी अच्छी आप दिखती हो उतनी अच्छी आप हो नहीं। और माँ, आग में घी मैं नहीं बल्कि भाभी डाल रही है। मेरे पास तुम्हारे जितना मुफ्त का टाइम नहीं है निधि, समझ गई ना? और अपनी उम्र को ध्यान में रख के बात करो मुझसे। बदतमीज कही की। तो फिर आप भी मुझसे ध्यान से बात कीजिए भाभी, हमेशा बड़े ही सही नहीं होते,
कभी कभी गलतियां बड़ों की तरफ से भी हो सकती है। अरे बस करो, ये क्या तमाशा लगा के रखा है तुम दोनों ने? और माँ बेटे के बीच में इतनी फूट क्यों डाल रही हो तुम? मुन्ना, तू मेरी और अपनी माँ की हवाई जहाज की टिकट बुक कर, इसके साथ मैं भी जाऊंगा। नहीं मनोहर जी, मैं नहीं जाऊंगी हवाई जहाज में, मुझे ट्रेन से ही जाना है। अरे नहीं माँ, अगर आपको हवाई जहाज में सफर करने में कोई दिक्कत नहीं है तो मैं उसी की टिकट बुक कर देता हूँ ना। नहीं बेटा, अब रहने दे। कांता उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और अब कार्तिक फिर से चिंता में पड़ जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें